नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबद। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मध्य और उत्तरी भाग में प्रचार तेज। इस चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को। दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी। गुजरात में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का कर रही हैं दावा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कड़ाना, असारवा और मानसा में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा अहमदाबाद और खेड़ा में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता भी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल भी सावली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में बहा रही है पसीना। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2,39,76,670 मतदाता 788 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में होने वाले इस चरण के चुनाव में 70 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। कल गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दाहोद और खेड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि आदिवासियों के सम्मान के लिए केंद्र की भाजपा सरकार 10 राज्यों में 10 आदिवासी संग्रहालय बनाने का कर रही है काम। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोविड-19 के टीके को मोदी टीका बताकर लोगों को इसे लेने के खिलाफ चेतावनी देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद चुपके से टीका लगवा लिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दाहोद में रैली कर पार्टियों के लिए वोट मांगे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें फसली बटेर की संज्ञा दी और जनता को ऐसे दलों से सतर्क रहने के लिए भी कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और आप ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ चुनावों में दिखती हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई सेवा के लिए बचता है तो भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने भी गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश से आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद खत्म हो गया। इसकी शुरुआत 20 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रचार में लगे हुए हैं। वडोदरा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोड शो आयोजित किया। भगवंत मान ने कहा कि गुजरात में 8 दिसंबर को नया सूरज निकलने वाला है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी। आगामी 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान होगा। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे। एमसीडी चुनाव प्रचार में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। यही कारण है कि कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता पार्टी प्रचार में जुटे। भाजपा के 14 वरिष्ठ नेता आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजय संकल्प रोड शो करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रोड शो की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी ने विजय संकल्प रोड शो में जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी, उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मीनाक्षी लेखी मालवीय नगर विधानसभा में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सदर बाजार विधानसभा में पार्टी के प्रचार के लिए रोड शो का जिम्मा उनके कंधों पर। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद रमेश बिधूड़ी देवली में रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव के डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। वहीं कांग्रेस भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के साथ और बेशर्मी के साथ सरकार चलाने का उदाहरण केजरीवाल की सरकार पेश कर रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा। आपके पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा दौरे का आज दूसरा है उनका दिन। राष्ट्रपति आज आशा कार्यकर्ताओं, महिला पहलवानों, ओलंपियंस और अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ छात्राओं से बातचीत करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को संबोधित किया। गीता के संदेश को चरितार्थ करते हुए
हर साल हरियाणा में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पवित्र पुस्तक गीता के विषय में बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है ये। उन्होंने इस आयोजन के लिए हरियाणा सरकार को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज के खोलने पर हरियाणा वासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हर राज्य जो है वो विकास की ओर अग्रसर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में आज बिल्डिंग द नेक्स्ट यूनिकॉर्न नामक एक स्टार्टअप पहल की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को आकाशवाणी से इस महीने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों और विभिन्न सामुदायिक प्रयासों पर आयोजित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि नमो ऐप पर इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप आवेदन उन्होंने मांगे हैं। वहीं नमो ऐप लॉग कर 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये क्विज 11 दिसंबर तक चलेगी। साथ ही 10 भाग्यशाली विजेताओं को हस्ताक्षरित पुस्तकें भी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत के फिलिस्तीनी सरोकार के लिए अटूट समर्थन को दोहराया। दिल्ली एम्स ने मंगलवार को घोषणा की कि ई हॉस्पिटल डेटा बहाल कर दिया गया है। एम्स ने कहा कि उसके सर्वर पर ई हॉस्पिटल डेटा पुनर्स्थापित कर दिया गया। सेवाएं फिर से चालू करने से पहले नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। काशी तमिल संगम महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 5वां जत्था वाराणसी पहुंच गया। 216 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का देर रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि लोकतंत्र में नफरती भाषण, पूर्वाग्रह और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। साथ ही उन्होंने उलेमाओं से आग्रह किया कि तकनीक का उपयोग समझकर असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाए गए नफरत को रोकना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 के शुभारंभ के मौके पर वायुसेना के जाबाजों के हवाई करतबों को देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर भारत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और इस क्षेत्र में सागर यानी सभी के लिए सुरक्षा और विकास के विजन पर काम करता है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 में पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि तकनीक के माध्यम से भारत ने दुनिया की कोविड महामारी में बहुत मदद की है। उत्तराखंड के औली में चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका के सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास जारी है। दोनों देश 15 दिनों तक ये साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रीति सूदन ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी। पुलिस ने आरोपी को 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को रोहिणी स्थित प्रयोगशाला ले जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने मंजूर किया। 53वें इफ्फी के ज्यूरी हेड के टिप्पणी पर इजराइल के महावाणिज्य दूत कोब्बी शोशानी ने कहा कि ज्यूरी हेड को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। भारत में इजराइल के राजदूत नायोर गिलोन ने लापिज के बयान पर कहा कि किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी से भारत और इजराइल के संबंध प्रभावित नहीं होंगे और हमारी कोशिश द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने की होगी। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि कश्मीर फाइल्स का सच कुछ लोगों के गले में कांटे की तरह अटक गया। इस सच को झूठा साबित करने के लिए लोग बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। इसी फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि शुरू से ही फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म साबित करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स में सच दिखाया गया, रिसर्च के बाद इसे दिखाया गया है और सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लापिज के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल के राजदूत ने भी कहा है कि उन्होंने इस मंच का गलत इस्तेमाल किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर में फ्लैगशिप इन्वेस्टर समिट मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2022 के 3रे संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी चर्चा कर्नाटक में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने के तरीकों पर केंद्रित थी। फिरोजाबाद के पाढ़म कस्बे के एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत। प्रथम दृष्टया में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रियर एडमिरल गुरचरण सिंह ने भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान संभाली। उत्तर प्रदेश के बहराइच के जरवल क्षेत्र में ट्रक और बस की टक्कर। पुलिस के अनुसार हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 घायल। जम्मू के मण हायर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल की 12वीं वाहिनी की तरफ से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। प्रदर्शनी में बीएसएफ के अधिकारियों ने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में जानकारी दी। इसमें सीमा सुरक्षा बल के वीर शहीदों के फोटो विवरण के साथ लघु फिल्म और फोटो प्रदर्शनी भी दिखाई गई। चंडीगढ़ पुलिस ने बुलेट चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक 15 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया गया है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मामले में सुनवाई करेगा। दोनों राज्यों के बीच 5 दशकों से सीमा का विवाद चल रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय वाराणसी के जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग से इनकार कर दिया था। मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद के बीच आज मीना मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। मुंबई की एक विशेष अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। आरबीआई ने कहा कि वह 1 दिसंबर से रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट लेकर आएगा। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट ग्राहकों और व्यापारियों के साथ क्लोजर यूजर ग्रुप को कवर करेगा। ये प्रोजेक्ट कुछ चुनिंदा जगहों पर ही होगा। सरकार के ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम पोर्टल ने आज 1 लाख करोड़ रुपए के सकल मूल्य को पार कर लिया। सरकार के ई मार्केट प्लेस जेम के सीईओ पीके सिंह ने जानकारी दी। टाटा ग्रुप ने मार्च 2024 तक अपनी एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के विलय की घोषणा कर दी। सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड ने भी मंगलवार को विस्तारा एयर इंडिया विलय की पुष्टि की है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने से कीमतों के नरम पड़ने के बाद टूटे चावल सहित जैविक गैर बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सितंबर की शुरुआत में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कहा कि अप्रैल 2023 में बिजली की अधिकतम मांग 9% बढ़कर 235 गीगावाट हो सकती है, जिसे पूरा करने के लिए समुचित योजना बनाने की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय ने दूसरे देशों के साथ डॉलर के बजाय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा के लिए बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें निजी क्षेत्र के 6 प्रमुख बैंकों के सीईओ शामिल। एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा कि देश में बिजली वितरण कंपनियों के समक्ष समस्या है, उसका एकमात्र समाधान निजीकरण नहीं। उन्होंने कहा कि निजी वितरण कंपनियां कुशलतापूर्वक काम कर रही हैं और लाभ भी अर्जित कर रही हैं। एशिया में केंद्रित बैंकिंग दिग्गज एचएसबीसी ने मंगलवार को कहा कि वह अपने कनाडाई डिवीजन को रॉयल बैंक ऑफ कनाडा को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचने के लिए सहमत है। Amazon.com ने ये घोषणा की है कि वह भारत में अपने थोक वितरण कारोबार को बंद कर रहा है। इसकी थोक ई कॉमर्स वेबसाइट बेंगलुरु, मैसूर और हुबली में छोटे व्यवसायियों के लिए उपलब्ध थी। चुनौतियों का सामना कर रही विमानन कंपनी गो फर्स्ट को एक सरकारी योजना के तहत अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए मिले। इसके साथ ही उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में कंपनी को 16 नए P&W इंजन मिल जाएंगे, जिसके बाद से वह अधिक विमानों का परिचालन कर पाएगी। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने कहा कि दुनिया में एक ही कार्बन क्रेडिट बाजार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर संप्रमुख क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट व्यवस्था वहां के हिसाब से होनी चाहिए। YouTube ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी के सामुदायिक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए भारत में 17 लाख वीडियो हटाए। अमेरिका के पेंटागन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अगर चीन परमाणु हथियार बनाने की मौजूदा गति को जारी रखता है तो 2035 तक चीन के पास 1500 परमाणु हथियारों का भंडार होने की संभावना।
पेंटागन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने उत्तरी सीरिया में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसटीएफ के साथ साझेदार गश्त की संख्या को कम कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि रूसी सेना डॉनबास और खार्किव क्षेत्र में अभी भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर स्थिति कठिन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर काला सागर के कुछ हिस्सों को युद्ध क्षेत्र में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस वर्षों के सबसे खराब खाद्य सुरक्षा संकट के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मंगलवार को यह भी कहा कि अमेरिका नाटो की उपस्थिति को काला सागर से बाल्टिक सागर तक मजबूत करेगा। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने मंगलवार को बकिंगम पैलेस में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में उनके साथ ब्रिटेन की रानी कैमिला भी शामिल हुई। यूक्रेन के जांचकर्ताओं ने युद्ध अपराधों के सबूत देने के लिए खार्किव शहरों से हजारों मिसाइल के टुकड़े, क्लस्टर बम और रॉकेट के गोले इकट्ठे किए, जिसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के असैन्य बुनियादी ढांचों, अस्पतालों पर किया। ब्राजील में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में पेरानगुआ और एंटोनिना के पराना के बंदरगाहों तक जाने वाली सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये देश में अनाज निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा सबसे व्यस्त रास्ता है। पेरू में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैल रहा है, जिससे हजारों पैल्किन पक्षियों की मौत हुई। पेरू के समुद्र तट पर कई मृत पैल्किन पाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने छुट्टियों के मौसम में गैसोलीन, कपड़े और उपकरणों की कीमतों में कमी को अच्छी खबर बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई को सामान्य स्तर पर लौटने में भी समय लगेगा। चीन ने मंगलवार को अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष यान के जरिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया। शेनझोउ 15 अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिमी चीन स्थित जियोक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से रवाना किया गया। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और उनके पेरू के समकक्ष पेड्रो कैस्टिलो ने पेरू में अगला प्रशांत गठबंधन शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। फ्रांस के अधिकारियों ने मंगलवार को बड़े आपातकालीन अभियान में 61 प्रवासियों को इंग्लिश चैनल में बचाया। ये बचाव कार्य ब्रिटिश जल क्षेत्र के अंदर करीब 1 समुद्री मील की दूरी पर हुआ। बेल्जियम ने अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है, जिसमें जांच की जाएगी 2016 में ब्रसेल्स हवाई अड्डे और शहर के मेट्रो में हुए बम विस्फोटों में 10 अभियुक्तों में कोई भूमिका निभाई गई थी या नहीं, ये देखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आचंद को दिया जाएगा। वहीं 25 बेहतरीन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। इन खिलाड़ियों में बैडमिंटन के युवा स्टार लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणॉय, महिला मुक्केबाज निखित जरीन, शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद, दीप ग्रेस इक्का और पहलवान अंशु मलिक शामिल। इंग्लैंड ने वेल्स को फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। 1966 का चैंपियन इंग्लैंड लगातार दूसरी बार नॉकआउट दौर में पहुंचा। अंतिम 16 में इंग्लैंड का सामना होगा सेनेगल से। इंग्लैंड की ओर से मार्कस रशफोर्ड ने 2 गोल और फिल फोडेन ने गोल किया। पहले हाफ में इंग्लैंड और वेल्स कोई गोल नहीं कर सके और दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने 3 गोल कर मैच की तस्वीर ही बदल दी। स्टार मिडफील्डर क्रिस्टियान पुलिसिच के गोल की मदद से अमेरिका ने मंगलवार देर रात को फीफा विश्व कप के ग्रुप बी में ईरान को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। अमेरिकी टीम ने 8 साल के बाद नॉकआउट में जगह बनाई। अमेरिका के लिए पुलिसिच ने टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। डेस्ट ने बॉक्स के अंदर गेंद पुलिसिच को दी। उन्होंने इस गोल को बदलने में कोई गलती नहीं की। अब अंतिम 16 में अमेरिका का सामना नीदरलैंड से होगा। और फीफा विश्व कप के तहत मंगलवार को अल बैट स्टेडियम में कतर नीदरलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड ने शानदार जीत दर्ज की। कोडी गक्पो और फ्रैंकी डी जोंग के शानदार गोल के बाद नीदरलैंड ने मेजबान कतर पर 2-0 से जीत दर्ज की। इसी के साथ नीदरलैंड टॉप 16 के दौर और ग्रुप ए तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया गया। मेजबान कतर को 3 मैचों में तीसरी हार मिली। उसके बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फीफा विश्व 2022 मंगलवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सेनेगल ने रोमांचक मुकाबले में इक्वाडोर को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। ब्राजील और फ्रांस के बाद सेनेगल में भी अंतिम 16 में जगह बनाने में सफल रहा। सेनेगल के कप्तान कालिदो कौलिबेली ने
इक्वाडोर पर 2-1 से जीत दर्ज कर अपनी टीम को विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंचाया। और तलब होगी कि सेनेगल आखिरी बार 2002 के विश्व कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ा था। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी में ट्यूनीशिया और फ्रांस के बीच आज मुकाबला होगा। फ्रांस पहले ही 2 जीत के साथ अंतिम 16 में स्थान पक्का कर चुका है। एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच होगी टक्कर। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले को जीतकर अंतिम 16 में जगह बनाने की होगी कोशिश। देर रात को फीफा विश्व कप में एक अहम मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना पोलैंड से। पोलैंड के खिलाफ जीत अर्जेंटीना की नॉकआउट में जगह करेगी सुनिश्चित। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और मेक्सिको के बीच मुकाबला भी अर्जेंटीना और पोलैंड के बीच होने वाले मुकाबले के साथ सऊदी अरब की टीम अगर जीत दर्ज करती है तो नॉकआउट में जगह सुनिश्चित कर पाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला आज क्राइस्ट चर्च में खेला जा रहा है। सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया का इरादा इस मैच को जीतकर सीरीज बराबरी करने पर। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम पहले ही बल्लेबाजी कर रही है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं न्यूजीलैंड टीम में एडम मिलने की वापसी हुई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत की पी वासु द्वारा निर्देशित फिल्म चंद्रमुखी के सीक्वल में नजर आने की खबरें हैं। इस सीक्वल में एक्ट्रेस तमिल अभिनेता राघव लॉरेंस के साथ मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। फिल्म 1.5 लाख का दूल्हा का फर्स्ट लुक आउट जारी। ये फिल्म कॉमेडी के साथ एक मैसेज भी देगी। तापसी पन्नू की एक और थ्रिलर फिल्म ब्लर का ट्रेलर आउट। फिल्म में तापसी एक बार फिर किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की जद्दोजहद में जूझती हुई नजर आ रही है। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। पाचक